लगा दिए, तो x की क्या क्या वैल्यू है, यहाँ पे एक ही वैल्यू लिखी हो, दूसरी वैल्यू लिखे नहीं हो, और एक 1.59। हाँ ठीक है, तो प्लस वाले को लेंगे, ठीक है, बाकी 3 माइनस एक्स, एक्स और एक्स, ठीक है। क्लियर है हमारा क्वेश्चन? हाँ, इंपॉर्टेंट था ना वो क्वेश्चन बहुत। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखेंगे क्वेश्चन। 13.8 ग्राम ऑफ N2O4, 13.8 ग्राम ऑफ N2O4, 13.8 gram of N2O4 was placed in 1 liter reaction vessel, was placed in 1 liter reaction vessel at 400 Kelvin, at 400 Kelvin, and allowed to attain equilibrium, and allowed to attain equilibrium, and allowed to attain equilibrium। जैसे अपन ने PCl5 को देखा था ना, PCl5 PCl3 और Cl2 में ब्रेक हुआ था, वैसी N2O4 भी डिकम्पोज हो करके, या डिकम्पोज बोलो या एसोसिएट बोल लो या टूट करके, डिसोसिएट बोलो सॉरी, 2NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। ये रिएक्शन लिख लो, N2O4, ये एक्चुअली NO2 का डाइमर है। डाइमर मतलब समझते हैं क्या? 2 NO2 मिलेंगे तब N2O4 बनेगा, NO2 NO2 N2O4, राइट? ठीक है, N2O4 ये भी गैसियस है और 2NO2 भी आपका गैसियस, इज अलाउड टू अटेन इक्विलिब्रियम, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वाज फाउंड टू बी, द टोटल प्रेशर, द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम was found to be, the total pressure at equilibrium was found to be 9.15 bar, 9.15 बार। ये टोटल प्रेशर दिया हुआ है, वो भी इक्विलिब्रियम पहुंचने के बाद 9.15 बार, यानी कि उस समय N2O4 भी होगा और उस वक्त NO2 भी होगा, दोनों का मिला के प्रेशर 9.15 आ रहा है। ठीक है, फुल स्टॉप। कैलकुलेट केसी, कैलकुलेट केसी कॉमा केपी एंड पार्शियल प्रेशर्स एट इक्विलिब्रियम। केसी निकालना है, के एंड पार्शियल प्रेशर्स एट इक्विलिब्रियम, केसी केपी एंड पार्शियल प्रेशर्स एट इक्विलिब्रियम। देखो एक बार केपी निकल जाएगा तो केसी निकाल सकते हैं, अपने पास रिलेशन है केपी केसी का, याद है, केपी इज इक्वल्स टू केसी आरटी टू द पावर डेल एन। तो पहले केपी निकालते हैं क्योंकि प्रेशर दिया हुआ है अपने को, राइट, बाद में फिर केसी निकाल लेंगे, और एक बार अगर केपी निकल गया तो हम सारे प्रेशर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बट उसके लिए आपको सबसे पहले प्रेशर निकालना पड़ेगा, इनिशियल प्रेशर किसका, N2O4 का। ये नहीं दिया हुआ ना आपको, शुरुआत में क्या बोला है, उसका मास दिया है। सुन रहे क्वेश्चन में आपको क्या इसमें नया करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा जो अभी तक अपन पिछले क्वेश्चन में नहीं कर रहे थे। पिछले क्वेश्चन में डायरेक्टली कंसंट्रेशन था इनिशियल, याद करो एक क्वेश्चन किया था ना 0.1 m वाला, उसमें डायरेक्टली कंसंट्रेशन इनिशियल वाला दिया हुआ था, और जो आपको मैंने PCl5 दिया था उसमें भी डायरेक्टली 3 मोल दिया हुआ था कंसंट्रेशन शुरू से,
बट यहाँ पे मास दिया हुआ है 13.8 ग्राम ऑफ N2O4, तो उसको पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट स्टेप। समझ रहे हैं क्या? N2O4 का मास 13.8, उसको मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे? N2O4 को मोल में कन्वर्ट करना है, कितना कितना ग्राम दिया है? 13.8 ग्राम ऑफ N2O4 इज इक्वल्स टू कितना मोल होगा? कैसे कन्वर्ट करेंगे? मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होगा N2O4 का? 14 2 जा 28 प्लस 16 4 जा 64, तो 13.8 डिवाइडेड बाय 92, ये करके बता दो कितना आ रहा है। ये आपका नंबर ऑफ मोल होगा, जल्दी निकालिए नंबर ऑफ मोल। 0 पॉइंट कुछ आएगा, एटलीस्ट डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक निकालना। ये वाला काम अभी तक अपन ने किसी में नहीं किया था, क्यों? क्योंकि हर में पहले से नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए थे, कंसंट्रेशन उनकी दी हुई थी। बट यहां इस क्वेश्चन में इसका कंसंट्रेशन ना देकर के इसका मास दिया है, तो पहले आप नंबर ऑफ मोल निकाल लो। नंबर है मास इन ग्राम अपॉन मास। 13.8 डिवाइड बाय 92 कितना आ रहा है? 0.1, एक नंबर तो बता देता हूं मैं, 0.1, 0.15, ठीक है, 0.15 मोल। ठीक है, ये इसका कंसंट्रेशन नहीं है, ये इसका क्वांटिटी है मोल में। कंसंट्रेशन तो मोल पर लीटर होता है ना, एम आई क्लियर? ठीक है, बट हमको इसका प्रेशर निकालना है। हमको क्या निकालना है? प्रेशर। जैसे हमने इसके पहले कल एक क्वेश्चन किया था ना प्रेशर वाला, कौन सा क्वेश्चन था प्रेशर वाला? वो CO2 वाला क्वेश्चन था क्या? 0.48 बार दिया था पहले से, देखो क्वेश्चन दिखा सबको। क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसा था, द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन CO2 प्लस C गिव्स CO, मिला? उसमें आपको Kp का वैल्यू दिया था ना 3, और इनिशियल प्रेशर भी दिया था 0.48। अब इस क्वेश्चन में ना इनिशियल प्रेशर दिया है, नहीं दिया ना आपको Kp का वैल्यू दिया हुआ था, तो पहले अपन को इनिशियल प्रेशर भी निकालना पड़ेगा। इनिशियल कंसंट्रेशन पता चल गया अपने को, 0.15 से शुरुआत की थी हमने, तो PV इज इक्वल्स टू nRT करके टेम्परेचर दिया है 400 केल्विन। R आपको अपन ने लास्ट क्लास में देखा था क्या लेना, 0.0831। N अभी आपने निकाला नंबर ऑफ मोल। वॉल्यूम 1 लीटर वेसल है, जितना वेसल का वॉल्यूम वही आपका गैस का वॉल्यूम। गैस का तो कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता नहीं है ना, पढ़े ना अपन, गैस हैज नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉट डेफिनेट शेप, तो वॉल्यूम जो वेसल का होगा वही गैस का वॉल्यूम है, यानी कि 1 लीटर। तो यहां से प्रेशर आ जाएगा, निकालिए। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी करके क्या वैल्यू निकालिए? एल वी तो चलो 1 है, अच्छी बात है। एन आपने अभी निकाला 0.15, इसको ले लेना 0.083 आर की वैल्यू, एंड टेम्परेचर इज 400 केल्विन। बस आपको यही दोनों मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, इनटू 0.15। ये 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रेशर आ जाएगा। वी तो 1 है, वॉल्यूम इज 1 लीटर। इसको भी काट दो ना, ये 4 और ये 25 टाइम्स में, है ना, और फिर ये 3 और 5 टाइम में। अब बस अब इतना तो करना ही पड़ेगा। दोनों चीजें इजी है ना, 83 इंटू 3 करना भी इजी है और डिवाइड बाय 5 करना भी इजी है। कितना आ रहा है प्रेशर? कैलसी सीखिए, कैलकुलेटर सीखिए। 4, हाँ ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन है ही नहीं वैसे। 4.98 बार, 4.98 बार, समझे क्या? सुन रहे हो क्या? इधर सुन लो, इधर। पिछला प्रेशर वाला क्वेश्चन और इस प्रेशर वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, ये सब नहीं करना पड़ा था पिछले बार। पिछले बार डायरेक्टली आपको इनिशियल प्रेशर 0.48 बार दिया था, यहाँ पे इनिशियल प्रेशर निकालने के लिए इतना तामझाम करना पड़ा, क्योंकि सीधा क्या दिया था, ग्राम में दिया है। आपने पहले ग्राम को मोल में कन्वर्ट किया, और फिर गिवन वॉल्यूम मोल, आर तो कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर से आपने प्रेशर निकाला, रिलेशनशिप यूज करके आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। निकल गया प्रेशर इनिशियल वाला। अब आ जाओ हमारे इक्वेशन में, N2O4 गिव्स यू 2NO2। इनिशियली प्रेशर कितना है?
4.98, इसका 0, करेक्ट। तो अब मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पे आने के बाद इसका प्रेशर पी बार से कम हो गया है, तो इसका प्रेशर क्यों पी बाय 2 भाई, 2 मल्टीप्लाइड है, क्यों पी बाय 2 होगा, 2p होगा ना। अरे यहां 1 है तो यहां p से डिक्रीज किया तो इसके एक मॉलिक्यूल टूटने पे वो 2 बनता है, तो इसका अगर प्रेशर p से कम हुआ होगा तो उसका 2p से बड़ा होगा, डबल। तो ये 2p, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने उस दिन भी बोला था कि ये समझना जरूरी है कि कैसे लिख रहे हैं अपन, तो यहीं पे पूरा कैलकुलेशन अपना बेस है ना, समझ रहे हैं क्या। अब पिछले क्वेश्चन में केपी दिया था, इस क्वेश्चन में केपी निकालना है, बट उसके लिए एक डेटा और दिया है आपको। क्या दिया डेटा, क्या दिया जल्दी बताओ। हाँ, इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर की वैल्यू दे दिया है, यही तो है टोटल प्रेशर, प्रेशर ऑफ N2O4 प्लस प्रेशर ऑफ NO2 इज द टोटल प्रेशर। समझ रहे हो 9.15 क्या है, एम आई क्लियर, है ना। तो टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू 9.15, जो कि इन दोनों का सम है। एग्री करते हो। देखो इक्विलिब्रियम पहुंचने के बाद ये भी है, ये भी है, दोनों है बीकर के अंदर। इसका प्रेशर इक्विलिब्रियम पे इतना है और इसका प्रेशर इक्विलिब्रियम पे इतना है, टोटल प्रेशर ही तो वो मैनोमीटर रीडिंग में दे रहा होगा। तो 4.98 माइनस पी प्लस 2p, चलिए निकालिए पी का वैल्यू कितना आ रहा है, स्मॉल पी, और वो यहाँ पे पुट कर देना, हमारा पार्शियल प्रेशर तो आ जाएगा कितना, ये पी हो जाएगा और ये बस डिवाइड माइनस करना है, तो पी कितना आ रहा है 4.17, बाकी लोग भी चेक करिए कितना आ रहा है कि नहीं, 4.17, 4.17, हाँ सही है 4.17। अब इसको यहां पुट कर दो तो आपके पार्शियल प्रेशर आ गए, तीन चीजें निकालनी बोली आपको, केपी केसी और पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर तो आ गए, तो कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 हो जाएगा 4.98 माइनस पी, 4.98 माइनस 4.17 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 7 1, 9 माइनस 1 8, 0.81 बार। तो उसका प्रेशर कम होना भी चाहिए, ये रिएक्टेंट है, रिएक्ट होते होते कम होते जा रहे हैं वो, तो उसके मॉलिक्यूल कम होते जाएंगे तो उनके कारण प्रेशर भी कम होता जाएगा, राइट। और दूसरी तरफ इसका प्रेशर शुरू में 0 था, अब इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, PNO2 विल बी इक्वल टू 2p which is 2 into 4.17 which is 8.34 बार, ये हमारा पार्शियल प्रेशर है। अब केपी निकाल सकते हो, केपी बस फॉर्मूला पुट करना है, केपी क्या होता है, व्हाट इज केपी, प्रोडक्ट का प्रेशर, कंसंट्रेशन नहीं, प्रेशर, और स्क्वायर करूंगा कि नहीं करूंगा, अरे करूंगा कि नहीं, सामने 2 है ना भाई, डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ N2O4, पुट कर दो, आप तो वैल्यू निकाल चुके हो, केपी आ जाएगा ऊपर 8.34 का स्क्वायर और नीचे 0.81, ये वैल्यू बताओ, ये केपी आ गया, एक लास्ट स्टेप करेंगे तो केसी भी आ जाएगा रिलेशनशिप से, केपी का वैल्यू हो गया, कितना आ रहा है केपी, स्क्वायर किए क्या 8.34 का, कितना आ रहा है,
69.55, एक और बार 5 ऐसा, डिवाइडेड बाय 0.81। ये 2 पॉइंट हटा दो, नीचे वाले का हट जाएगा, ऊपर वो 69.55 हो जाएगा। फिर उसको 81 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6955.56 डिवाइड बाय 81, 6955.56 डिवाइडेड बाय 81। 8 टाइम्स में कितना होगा? 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 15 में से 8 गया 7, 8 में से 4 गया 4, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 हो जाएगा। 5 टाइम्स में 5 1 जा 5 एंड 40, 70। एक और 5 नीचे ले आते हैं, 705। ये किससे जाना चाहिए? 6 टाइम्स में 5 और 6 टाइम्स में, हाँ 6 टाइम्स में हो जाएगा। 6 1 जा 6 एंड 6 8 जा, नहीं, हाँ 8 टाइम्स में, सॉरी, 8 1 जा 8 एंड 8 8 जा 64। 9 टाइम्स में तो नहीं जाएगा ना? पार हो जाएगा, हाँ पार हो जाएगा। 85 पॉइंट, 15 में से 8 गया 7, हाँ 5, लास्ट। ये कितने बार में जाएगा? 6, ठीक है। 85.86। केपी कितना आया? 85.86, 85.87 है, ठीक है। एक और निकाला होगा उसमें, और वो नंबर 5 से बड़ा होगा फॉर एग्जांपल, तो राउंड ऑफ करके 85.87 आया है, चलेगा? ठीक है, दो चीज निकल गई, लास्ट बचा है केसी। क्या रिलेशनशिप है? केपी इज इक्वल्स टू केसी आर टी टू द पावर डेल एन। डेल एन कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ। 2 क्यों होगा? 1 नहीं होगा? 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 1 ही होगा ना? अच्छी बात है, 1 है तो हमारा काम कम हो जाएगा ना, स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा। तो केसी निकालना है, तो केपी अपन ने निकाला 85.86 डिवाइडेड बाय आर इंटू टी, 0.083 इंटू टेम्परेचर इज 400 इज योर केसी। लास्ट कैलकुलेशन, और ये आने वाला है आपका, केसी आएगा 2.56 या 2.6, 2.6, ये फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में ना, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालने वाले या इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर्स निकालने वाले। हमने ये तो समझ लिया कि हाँ, इक्विलिब्रियम आने के बाद प्रेशर्स कांस्टेंट हो जाते हैं, या प्रेशर्स या नहीं तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है ना? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन है कि वैल्यू बताओ। कांस्टेंट होता है मान लिए, पर वैल्यू तो बताओ कि किस वैल्यू पे आके कांस्टेंट हो जाता है। तो वो ये वैल्यूज जो भी अपन निकाले पीछे, ये वैल्यूज है, देखो ये। अगर सोचिए, आपने रिएक्शन शुरुआत जब किया था, तब आपने बीकर में सिर्फ N2O4 को डाला था। गैस है तो प्रेशर तो मारेगी ग्लास में या बीकर में या वेसल में, तो वो आपने बैरोमीटर में रीडिंग ले लिया 4.98 बार, ठीक है। नाउ उसका डिकम्पोजिशन चालू हो गया, वो 2NO2 में ब्रेक होना चालू हो गया, N2O4, और एक समय ऐसा आया कि इसका प्रेशर डिक्रीज होते 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 0.81 पहुंच गया, और इसका प्रेशर बढ़ते 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 8.34 पहुंच गया, और इस समय आकर के आपका प्रोसेस इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। यानी कि अब टोटल प्रेशर आपको रीडिंग में 9.15 दिखेगा। दिखना भी चाहिए। देखो, एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक हुआ है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं ना। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सर अपन ने शुरुआत तो 4.98 बार से की थी, तो एक का 8.34 बार कैसे हो गया? वो इसलिए हुआ क्योंकि एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक हुआ। पहले एक ही मॉलिक्यूल जाके हिट कर रहा था, अब उसके निकलने वाले 2 मॉलिक्यूल जाके हिट करे, तो प्रेशर नहीं बढ़ेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा गैस का, समझ रहे हैं क्या? इसलिए आपको यहाँ पे 8.34 दिख रहा है, जबकि हमारा इनिशियल तो 4.98 था।
ये नहीं सोचेंगे सर ये 8.34 कहां से आ गया, जबकि अपन ने शुरुआत तो 4.98 से की थी। अब ये भी देखिए कि 4.98 इतना बड़ा मॉलिक्यूल था, अब वो दो में ब्रेक हो गया, दोनों अपना प्रेशर लगा रहे हैं, तो वो प्रेशर 8.34 है। मैं क्लियर? पर इस पॉइंट पे आने के बाद इसका प्रेशर कांस्टेंट और इसका प्रेशर कांस्टेंट, और इन्हीं को बोल रहे हैं पार्शियल प्रेशर्स एट इक्विलिब्रियम। और अपन पार्शियल कंसंट्रेशन भी निकाले एट इक्विलिब्रियम, यहीं पे वैल्यूज पुट कर करके एक्स निकाले और एक्स की वैल्यूज पुट कर दिए तो कंसंट्रेशन आ गई उस समय की। क्वेश्चन क्लियर है? समझ में आ रहा है कंसेप्ट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक ध्यान डालेंगे। ये इस वाले पार्ट का लास्ट टॉपिक है, मतलब हमें इक्विलिब्रियम को भी दो पार्ट में पढ़ना है। एक हमारा नॉर्मल केमिकल इक्विलिब्रियम है विच इज अप्लाइड ऑन नॉर्मल रिएक्शंस, और फिर सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर में आयनिक इक्विलिब्रियम है, तो अपन आयंस की बात करेंगे। ठीक है, चलिए लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछली क्लास का ये न्यूमेरिकल वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट था, और आज की क्लास का ये फैक्टर्स अफेक्टिंग है ना, ये इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, हेडिंग से समझ में तो आ गया क्या 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 पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। अपन ने बात की है ना कि कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, टेम्परेचर चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, प्रेशर तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। व्हाट अबाउट कैटलिस्ट? नहीं होगा, है ना। कैटलिस्ट से तो इक्विलिब्रियम और जल्दी अचीव होता है, डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि वही कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन में भी हेल्प कर रहा है और वही कैटलिस्ट बैकवर्ड रिएक्शन में भी हेल्प कर रहा है, तो इट विल नॉट मेक एनी चेंजेस या डिस्टर्बेंस इन द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। बट अगर आपने एक पहुंचे हुए एक रिएक्शन या एक इक्वेशन जो इक्विलिब्रियम पहुंच चुका है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस किया टेम्परेचर बढ़ा के, तो उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, कंसंट्रेशन चेंज की किसी की भी, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की किसी भी कंसंट्रेशन चेंज की, तो भी हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो पहला फैक्टर कंसंट्रेशन ही लिखते हैं, लिखेंगे फर्स्ट फैक्टर फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। उसमें पहला फैक्टर लिखेंगे हम फर्स्ट फैक्टर, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। हाइफन डाल के लिखो इसमें, इफ इन अ रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, if in a reaction in equilibrium, if in a reaction in equilibrium, the concentration of any reactant, the concentration of any reactant is increased, comma, the equilibrium shifts in the forward direction. The equilibrium shifts in the forward direction. Shifts in the forward direction. Full stop. On the other hand, if the concentration of any product, is increased, the equilibrium shifts in the backward direction. The equilibrium shifts in the backward direction. The equilibrium shifts in the backward direction. दोनों में अपन इंक्रीज लिखे है ना, किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, और किसी भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। इसका उल्टा होगा अगर हम डिक्रीज करेंगे तो। फुल स्टॉप की एक लाइन लिख लो उसके लिए भी, द रिवर्स हैपेंस इफ the concentrations are decreased. The reverse happens if the concentrations are decreased. The reverse happens if the concentrations are
डिक्रीज्ड। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में लिखना ऐसा क्यों लिखे अपन, इसका मीनिंग समझाऊंगा मैं आपको। पहले एक लॉ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे दिस इज गवर्न्ड बाय, दिस इज गवर्न्ड बाय, दिस इज गवर्न्ड बाय a principle called, this is governed by a principle called Lee Chateliers principle. This is governed by a principle called Lee Chateliers, पहले लिखेंगे LECH स्पेस देखे CHATELIER''S. This is governed by Lee Chateliers principle, which states that which states that if a system in equilibrium, if a system in equilibrium, if a system in equilibrium is subjected to change of concentration, comma temperature or pressure, change of concentration, temperature or pressure, comma the equilibrium shifts in a direction, the equilibrium shifts in a direction the equilibrium shifts in a direction that tends to undo the effect, that tends to undo the effect, that tends to undo the effect. undo समझते हैं क्या, जो किए उसको वापस नहीं करना, सुधारना है ना। कोई गलती कर दी है तो उसको सुधारना है, मतलब मिटाना है, तो undo हो गया वो, है ना। to undo the effect of change imposed in a direction that tends to undo the effect of the change imposed. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ना, इसको अंडरलाइन करके हाईलाइट करके रखना। आप जिस तरह से लिखे हो कामाक्षी, आपको तो दिखने भी नहीं वाला कि ली चैटलर वहां लिखा हुआ है, उसी में कंटिन्यू कर दिए, उसी चेंज इन कंसंट्रेशन में। एटलीस्ट एक लाइन छोड़ के कुछ तो लिखते, उसको हाईलाइट करो, ली चैटलर प्रिंसिपल कहाँ लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये। इस प्रिंसिपल से अपन चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन कंसंट्रेशन को जस्टिफाई करेंगे कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा आगे। ठीक है, समझना जो आपने लिखा है अभी तक ना। देखिए मान लेते हैं एक रिएक्शन है, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, ठीक है, A एंड B आर रिएक्टेंट्स एंड C एंड D आर प्रोडक्ट्स, राइट। अब चलते हुए रिएक्शन में या इक्विलिब्रियम पहुंचने के बाद हमने मान लीजिए A और B को बढ़ाया, क्या किया हमने, A और B को ऐड किया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, है ना। क्या करने से डिस्टर्ब हुआ, A और B को बढ़ाने से। तो इसका अनडू इफेक्ट क्या होगा कि A और B को कम करना है, बढ़ाना आपने किया, उससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब क्या होना चाहिए जिससे वो फिर से रीस्टैब्लिश हो जाएगा थोड़ी देर बाद, यानी कि A और B कम होने चाहिए। A और B कब कम होंगे, जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तब तो A और B कंज्यूम होकर C और D बनना चालू होगा ना। तो अपन ने शुरू में लाइन में यही लिखा, जल्दी से ऊपर की शुरू की लाइन पढ़ो कि इफ इन अ इक्विलिब्रियम, if in a reaction in equilibrium the concentration of any reactant is increased, the equilibrium shifts in the forward direction। दिखा इतना सबको, यहां तक का समझ में आ गया आपको कि अगर आप रिएक्टेंट कुछ भी बढ़ाएं तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों फॉरवर्ड डायरेक्शन है, क्योंकि उसका अनडू इफेक्ट तभी होगा जब रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, क्योंकि बैकवर्ड में तो ए और बी और बनेंगे, तो ए और बी तो और बढ़ना चालू हो जाएगा, पर हमको तो ए और बी को घटाना है, हम नहीं करेंगे, वो अपने आप होता है, वो स्टडी किए हैं। तो अब अपन बता रहे कि अगर मैं एक अमोनिया की फैक्ट्री चला रहा हूं तो मैं एक आदमी को बैठा के रखूंगा कि वो जो बीच बीच में और नाइट्रोजन हाइड्रोजन डालता जाएगा। याद आ रहा है, फर्स्ट डे अपन डिस्कस किए थे ना कि N2 प्लस H2 गिव्स यू अमोनिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अमोनिया को, ये अमोनिया का प्रोडक्शन कंटिन्यू रखने के लिए, दिन भर अमोनिया बनता रहे, उसके लिए अपन को बीच बीच में N2 और H2 बार बार ऐड करना पड़ेगा।
क्या आप सोचिए, आपने शुरू में सुबह आकर के N2H2 डाला, रिएक्शन चालू हो गया, अमोनिया बन गया, बीच में पता चला कि 2 घंटे के बाद तो रिएक्शन स्टॉप जैसा हो गया है। स्टॉप जैसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि स्टॉप जैसा नहीं है, एक्चुअली स्टॉप हुआ थोड़ी ना है, इक्विलिब्रियम पहुंचा, राइट। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, उस आदमी को बोल करके हर 2 घंटे में तो N2H2 और डालते जाना। क्या करेगा वो, हर 2 घंटे में N2H2 और डालेगा, तो वो अल्टीमेटली रिएक्टेंट्स को बढ़ा रहा है, रिएक्टेंट्स को बढ़ा रहा है, तो उसका अंडू इफेक्ट क्या होगा, रिएक्टेंट्स कम होंगे। रिएक्टेंट्स कब कम होंगे, जब रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगा, फॉरवर्ड चलेगा तो अमोनिया बना ना, हुआ फायदा, राइट। उसको मैं अमोनिया और डाल नहीं बोलूंगा, फिर तो क्या मतलब देगा, अमोनिया तो बना रहे हैं क्या अपन, और अमोनिया क्यों डालेंगे। दूसरा तरीका क्या बोलूंगा उसको, अमोनिया निकालते जा। द रिवर्स हैपन इफ द कंसंट्रेशन इज डिक्रीज्ड। अगर आपने प्रोडक्ट निकालना चालू कर दिया, सी और डी कम किए, फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, तो उसका अंडू इफेक्ट क्या होगा, सी और डी बढ़ाओ। सी और डी कब बढ़ेगा, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड केस, समझ रहे हैं क्या। वाह, बैकवर्ड में तो सी और डी रिएक्ट होगा ना। बैकवर्ड मतलब क्या है, सी रिएक्ट होके ए बी दे रहे हैं, और फॉरवर्ड मतलब क्या है, ए बी रिएक्ट करके सी डी दे रहे हैं। तो अगर आपने सी डी को कम किया तो सी डी बढ़ना चाहिए। सी डी कब बढ़ेगा, जब ए और बी और रिएक्ट करें, मतलब अगेन फॉरवर्ड रिएक्शन। और यही तो हम चाहते हैं कि दिन भर फॉरवर्ड रिएक्शन ही ज्यादा चले। बैकवर्डेशन तो चलेगा, हमारे हाथ में नहीं, हम रोक नहीं सकते उसको, बट चले पर कम चले। दोनों का रेट इक्वल नहीं होना चाहिए, फिर क्या मतलब दिया। जितना देर में एक अमोनिया बना रहा है मेहनत करके N2 और H2, उतनी देर में अमोनिया फिर से N2H2 बना दे रहा है, पूरी मेहनत खराब हो जा रही है। तो बने दोनों तरफ से रिएक्शन हो, बट ये रिएक्शन फास्टर हो, ये धीरे हो, समझ रहे। मतलब एक बार में 5 अमोनिया बने तो उतने देर में 2 ही अमोनिया कम से कम 3 अमोनिया तो बना। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। पर इक्विलिब्रियम आने के बाद दोनों की स्पीड सेम हो जाती है, तो क्या मतलब फिर, तो जब भी ऐसा हो जाएगा ना कि स्पीड सेम हो रही है, तो हम यहां से रिएक्टेंट को ऐड करते जाएंगे, तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ये कम हो जाएगा। या फिर इसको निकालते चलो, तब भी वही होगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी, ये कम हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा। समझ रहे हैं क्या। अगेन अगर इसको बाहर निकालते रहे तो फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। टू रीस्टैब्लिश अंडू इफेक्ट, ए भी बढ़ना चाहिए। ए भी कब बढ़ेगा, बैकवर्ड। समझे क्या, क्लियर हुआ वो पूरा जो अपन लिखे हैं। और ये अपन जो ऊपर की 4 लाइन लिखे हैं, वो क्या सोच के लिखे हैं, ली चैटलेट को सोच के, इसलिए ली चैटलेट प्रिंसिपल भी मैंने आपको लिखा है। ली चैटलेट प्रिंसिपल रीड करो जल्दी से। इट स्टेट्स दैट से लेकर के क्या लिखा हमने, कि अगर कोई एक रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम में है, और उसमें आपने कंसंट्रेशन चेंज किया, या टेम्परेचर चेंज किया, या प्रेशर चेंज किया, तो टू रीस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम उसका अनडू इफेक्ट होगा, ताकि इक्विलिब्रियम फिर से रीस्टैब्लिश हो जाए। समझ रहे हैं क्या। तो ऊपर हमने वो जो पहला पैराग्राफ लिखा है ना, वो कंसंट्रेशन के बारे में है, और ये जो अगला पैराग्राफ है वो ली चैटलेट प्रिंसिपल है, जो अपने अगले 2 फैक्टर में भी काम आएगा। समझ लो ना, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन ये वाला लिखते हैं, लिखो नीचे, कंसिडर अ जनरल रिएक्शन, कंसिडर अ जनरल रिएक्शन A प्लस B इक्विलिब्रियम C प्लस D। A प्लस B इक्विलिब्रियम का साइन लगाना, C प्लस D। तो इसमें नीचे लिखेंगे, इफ टू दिस रिएक्शन, इसको समझा रहे हैं अपन, एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। इफ टू दिस रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, if to this reaction in equilibrium, if to this reaction in equilibrium, comma, more A and B is added, more A and B is added, more A and B is added, comma, then according to एलसी प्रिंसिपल लिख लेना, पूरा मत लिखो ली चैटलेट। देन अकॉर्डिंग टू एलसी प्रिंसिपल, समझ जाओगे ना। देन अकॉर्डिंग टू एलसी प्रिंसिपल द इफेक्ट विल बी टू, then according to LC principle the effect will be to decrease the concentration of A and B। क्योंकि आपने इंक्रीज किया है तो उल्टा इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज होना चाहिए। डिक्रीज द कंसंट्रेशंस A and B, which is possible if more of A and B react, if more of A and B react
if more of A and B react to form C and D, to form C and D, यानी कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. React to form C and D, that is the equilibrium shifts in the forward direction. That is the equilibrium shifts in the forward direction. That is the equilibrium shifts in the forward direction. Clear है? चलिए सेकेंड फैक्टर ये हो गया कंसंट्रेशन ना. अब इसमें मैंने सिर्फ आपको अभी जो एग्जांपल दिया इसमें सिर्फ ए और बी को इंक्रीज करने का लिखाया हूं. इसी में 3 और केस लिख सकते हो आप. ए और बी डिक्रीज करना, सी और डी बढ़ाना, सी और डी डिक्रीज करना. सब में उल्टा काम करना. जो आप कर रहे हो, जैसे आपने इसको इंक्रीज किया तो डिक्रीज करवाना है, आपने डिक्रीज किया तो इंक्रीज करवाना है. यहां भी वही, अगर आपने डिक्रीज किया है तो इंक्रीज होना चाहिए, आपने अगर इंक्रीज किया है तो डिक्रीज होना चाहिए. ठीक है, इसलिए अमोनिया डलवाएंगे नहीं, अमोनिया बीच बीच में निकलवाएंगे. और क्या डलवाएंगे बीच बीच में? N2H2. ये दोनों ही फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा. समय समय पर N2H2 डालना और समय समय पर अमोनिया निकालना, दोनों ही फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर करेगा. यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और होगा तो अमोनिया और बनेगा. ठीक है, चलिए सेकेंड फैक्टर ये होगा कंसंट्रेशन. सेकेंड लिखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. तीनों में, अभी प्रेशर में भी अपन ली चैटलर प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे और टेम्परेचर में भी हम ली चैटलर प्रिंसिपल ही अप्लाई करने वाले हैं. ठीक है, हाँ. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, हाइफन डाल के लिखना. द चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑल्टर्स द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. The change of temperature alters the change of temperature alters the state of equilibrium. The change of temperature alters the state of equilibrium only for those reactions, only for those reactions in which either heat is evolved, only for those reactions in which either heat is evolved. ये कौन से रिएक्शंस होते हैं? एक्सोथर्मिक, ब्रैकेट में लिख लो एक्सोथर्मिक. हीट इज इवॉल्व्ड, ब्रैकेट में एक्सोथर्मिक, और इवॉल्व का अपोजिट क्या हो जाएगा? एब्सॉर्ब. और ब्रैकेट क्लोज करके, और हीट इज एब्सॉर्ब्ड, और हीट इज एब्सॉर्ब्ड, ब्रैकेट में एंडोथर्मिक. हीट इज एब्सॉर्ब, ब्रैकेट में एंडोथर्मिक. और कोई भी इस टाइप के रिएक्शन अगर फॉरवर्ड एक्सो है तो बैकवर्ड एंडो होगा. तो सोचिए ना, एक अगर रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी प्लस हीट, तो अभी बताओ फॉरवर्ड वाला एंडो है कि एक्सो है? एक्सो, क्योंकि हीट लिबरेट हो रही है. और वही बैकवर्ड में C और D हीट एब्सॉर्ब कर रहे हैं ताकि A और B वापस बना सके. तो फॉरवर्ड वाला एक्सो है तो बैकवर्ड वाला एंडो होगा. एंड इसका ऑपोजिट भी ट्रू है कि अगर फॉरवर्ड वाला एंडो है तो बैकवर्ड वाला एक्सो होगा. समझ रहे हैं क्या? हाँ. कुछ तो बाकी लिखना. इफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, if the forward reaction is exothermic, if the forward reaction is exothermic, comma, the backward reaction will be endothermic. The backward reaction will be endothermic. The backward reaction will be endothermic. Example लिखो. देखो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप प्लस ऐड करके 92.4 किलो जूल लिख दो. दोनों का मतलब एक ही होता है ना. कॉमा देके डेल एच इज इक्वल्स टू माइनस लिखो, या प्लस 92.4 ऐड करके लिखो, मतलब दोनों का मीनिंग सेम होता है. ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट के साथ ये भी बना है, यही होता है इसका मीनिंग. एक्सोथर्मिक है ये. फॉरवर्ड वाला क्या है? एक्सो, और बैकवर्ड वाला है एंडो. नीचे एरो, नीचे वाले एरो में एंडो लिखना, ऊपर वाले एरो में एक्सो. ठीक है, अब सोचिए, मान लेते हैं इस रिएक्शन में आपने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ाया.
रिएक्शन लिख लिया सब, जल्दी लिखो फिर डिस्कस करते हैं। हुआ? अब देखो, अगर आपने ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच गया है ना, मतलब मुझे उस आदमी को जो बैठाया हूं ना, वो N2H2 तो बीच बीच में डालेगा ही, अमोनिया निकालता भी रहेगा, बट टेम्परेचर भी मैं उसको सेट करने बोलूँ कि किस टेम्परेचर पे तुझे रिएक्शन करवाना है ना। ऐसा नहीं कि हाई टेम्परेचर पे करवा रहा है या लो टेम्परेचर, कुछ बताना पड़ेगा ना उसको, कुछ भी मन माना टेम्परेचर थोड़ा ले लेंगे। ऐसा टेम्परेचर लेना है जो अमोनिया बनाने को फेवर करे, हाँ या ना। अरे मेरा काम तो वही है ना, अमोनिया बनाना, मेरी अमोनिया की फैक्ट्री है, तो मैं ऐसा टेम्परेचर थोड़ा रखूंगा कि जिससे अमोनिया नहीं बने। क्या, मैं तो ऐसा टेम्परेचर रखने बोलूंगा ना जिससे अमोनिया बनता ही रहे। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर मैंने रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाया, तो रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, डिस्टर्ब हुआ कि नहीं। अब उसका अंडू इफेक्ट क्या होगा, टेम्परेचर कम होना चाहिए। टेम्परेचर कब कम होगा, जब हीट एब्जॉर्ब होगी, यानी कि एंडो में टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि अगर ये फॉरवर्ड गया तो टेम्परेचर और बढ़ेगा, हीट हो रही है ना और जनरेट, टेम्परेचर बढ़ाएगी वो। तो अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो अंडू इफेक्ट क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए। टेम्परेचर कौन सा डायरेक्शन में कम हो रहा है, बैकवर्ड में, बिकॉज रिएक्टेंट इज एब्सॉर्बिंग दिस हीट, हीट एब्सॉर्ब कर लोगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, हीट इवॉल्व हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ता है। समझ रहे हैं क्या। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर घटना चाहिए और वो घट रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये तो मैं नहीं चाहूंगा। समझ रहे हैं क्या। तो हमेशा जो फॉरवर्ड वाला एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है उसको हमेशा हम लो टेम्परेचर पे करवाते हैं। लो टेम्परेचर किया उसने, फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, तो अंडू इफेक्ट क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। टेम्परेचर कौन से तरफ बढ़ रहा है, फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा। ऐसे डिसाइड करते हैं कि किस रिएक्शन को किस टेम्परेचर पे करवाना है। हम कंडीशन लिखते हैं ना कि ये रिएक्शन होना है और इसको टेम्परेचर कम दे रहे हैं कि ज्यादा दे रहे हैं, वो अपन ऐसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो नीचे लिखना, ये रिएक्शन लिख लियो ना। टेम्परेचर कम नहीं, मतलब आपको अगर फॉरवर्ड में आप चाहते हो कि रिएक्शन फॉरवर्ड ही चलता रहे, तो फॉरवर्ड में तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। देखो ना यार, जब भी फॉरवर्ड जाएगा हीट लिबरेट हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर अपन ने टेम्परेचर कम किया तो उसका अंडू इफेक्ट टेम्परेचर बढ़ना होता है, तो अंडू इफेक्ट कब होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इससे अमोनिया और बनता रहेगा। ठीक है, वही अगर आपने टेम्परेचर हाई किया होता तो फिर भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब तो दोनों केस में हो रहा है, पर इसमें डिस्टर्ब करने से ना हमारा घाटा हो रहा है। क्यों घाटा हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है तो टेम्परेचर कम होना चाहिए। टेम्परेचर कब कम हो रहा है, बैकवर्ड में, तो अमोनिया बन नहीं रहा है, बना हुआ अमोनिया और खराब हो रहा है, यानी वो बना हुआ अमोनिया N2 और H2 में कन्वर्ट हो रहा है। और अगर मैंने टेम्परेचर कम किया तो इक्विलिब्रियम तो यहां भी डिस्टर्ब होगा, बट ये डिस्टर्बेंस हमारे लिए फायदेमंद है। जैसे इसके पहले भी N2 और H2 को ऐड करते जा रहे थे बीच बीच में, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा था ना। भाड़ में जाए इक्विलिब्रियम, हमको क्या करना है इक्विलिब्रियम से, हमको तो अमोनिया बनाना है ना। हम इक्विलिब्रियम की चिंता करते रहेंगे कि इक्विलिब्रियम बना रहे, तो अमोनिया नहीं बनेगा दिन भर में। तो हमको तो चाहिए कि बार बार इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो, बट ऐसा डिस्टर्ब करे कि वो फेवर हमारा करे, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर करे हर बार, तभी आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा दिन भर का। वरना आपने ऐसे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया जिससे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम फिर से स्टैब्लिश कर रहा है, तब तो नुकसान हो रहा है। समझ गया। ठीक है, अच्छा इसके लिए एग्जांपल लिखते हैं, इस रिएक्शन के लिए लिखो नीचे, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, if temperature is increased, if temperature is increased, comma, then according to Lee-Chatelier principle, then according to Lee-Chatelier's principle, then according to Lee-Chatelier's principle, then according to Lee-Chatelier principle, the equilibrium will shift to the side, the equilibrium will shift to the side that absorbs heat, that absorbs heat, और वो तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है एंडो, दैट इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज इन द बैकवर्ड
डायरेक्शन। समझ आए क्या? तो हम कभी भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे नहीं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। Then according to Le-Chatelet principle, the equilibrium will shift to the side that absorbs heat, that is in the backward direction. Equilibrium will shift to the side that absorbs heat, that is in the back. Similarly, decrease in temperature will shift the equilibrium. Similarly, decrease in temperature will shift the equilibrium in the forward direction. In the forward direction. In the forward direction. ठीक है? एक एग्जांपल और लिखते हैं जिसमें फॉरवर्ड वाला एंडो है, बैकवर्ड वाला एक्सो। देखो एक एग्जांपल और लिखेंगे, N2 प्लस O2 gives you 2NO और डेल एच की वैल्यू है प्लस 180.7। आप इसको माइनस भी लिख सकते थे और माइनस 180.7 या इसी चीज को प्लस 180.7, तीनों तरीके सही है लिखने के। समझ रहे हैं क्या? प्लस का मतलब ही एंडोथर्मिक, हीट इज एब्सॉर्ब्ड, राइट? और हीट एब्सॉर्ब कौन करता है? रिएक्टेंट। है क्लियर? वो इधर लेके आओगे तो माइनस। समझ में आ रहा ना? तीनों का मतलब एक ही, तीनों नहीं लिखना है, तीनों में से कोई एक लिखना है। ठीक है? तो अब यहां पे फॉरवर्ड वाला एंडो है और बैकवर्ड वाला एक्सो। ठीक है? तो आप देखो, ध्यान देना इधर। अब अगर आपने यहां पे टेम्परेचर बढ़ाया, सुन रहे हैं क्या? टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। अनडू इफेक्ट क्या होगा? टेम्परेचर कम होना चाहिए। टेम्परेचर कम कब हो रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन पे। क्यों फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम हो रहा है? क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट इज एब्सॉर्ब्ड, एंडो। तो एंडोथर्मिक हमेशा हाई टेम्परेचर पे कराने चाहिए और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमेशा लो टेम्परेचर, तभी फॉरवर्ड रिएक्शन चलेगा और प्रोडक्ट बनता रहेगा। ठीक है? लिखिए एग्जांपल, लिखिए, इसके लिए भी 2 लाइन लिखते हैं नीचे। In the above reaction, the increase of temperature, in the above reaction, the increase of temperature in above reaction, the increase of temperature will favor the forward reaction, will favor the forward reaction, will favor the forward reaction, while decrease के लिए खुद एक लाइन लिख लो। ठीक है? while, क्या लिखे? while the decrease of temperature will favor the backward reaction, ठीक है? चलिए थर्ड फैक्टर, ये सेकंड फैक्टर हो ना। पहला फैक्टर था चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, सेकंड फैक्टर हो गया चेंज इन टेम्परेचर, थर्ड प्रेशर। अच्छा, इसका एक कंक्लूजन लिखोगे कहीं पे ऊपर मार्जिन में? वही 2 लाइन लिखना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पे करवाएंगे, एंडोथर्मिक हाई टेम्परेचर पे। तो लिखो तो कहीं पे ऊपर टेम्परेचर के लिए ही। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर, इसमें नहीं लिखना है ना, प्रेशर वाले में नहीं लिखना है, ऊपर कहीं लिखना। टेम्परेचर का एक लाइन छूट गया, ये बोल रहा हूं। हाँ? अच्छा, काट दिए क्या? ठीक है। हाँ, जिन्होंने काट दिया ठीक है, कंक्लूजन लिखेंगे एक लाइन बस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर, exothermic reactions are favored by low temperature, whereas endothermic reactions are favored by high temperature। यही काम हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी किया है।
जो हमारा लास्ट टॉपिक था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टिनिटी, वहां भी यही चीज दिया कि याद है टेबल बनाया था टेम्परेचर के लिए टी प्लस माइनस। हाँ, वहां भी यही किए थे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस अगर करवाने हैं तो लो टेम्परेचर पे करवाएंगे और एंडो करवाने के लिए हाई टेम्परेचर रखेंगे। तो वही लिख रहे हैं अपन, एक्सोथर्मिक आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर वेयर एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर। चलिए, चेंज इन इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, 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 हाइफन डाल के लिखेंगे। दिस फैक्टर has a significant role to play. This factor has a significant role to play. This factor has a significant role to play only in case of gaseous reactions. है ना? These solid are and liquids are practically incompressible. So this factor has a significant role to play only in case of gaseous reactions. Only in case of gaseous reactions, and those two, इसमें भी कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन समझना है ना, and those two which proceed with a, and those two T double O वाला two, and those two T double O वाला two, T double O वाला two, and those two which proceed with, and those two which proceed with a change in the number of moles, and those two which proceed with a change in number of moles, change in number of moles, यानी कि रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स कम ज्यादा होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, यानी कि डेल एन जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ है ना, कितनों को समझ में आया? डेल एन जीरो नहीं होना चाहिए। डेल एन जीरो तो प्रेशर का कोई ज्यादा रोल नहीं होगा, इफेक्ट नहीं करेगा प्रेशर। डेल एन नॉन जीरो का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट अलग अलग। जैसे हमारे अभी दो रिएक्शन जो लिखे थे अमोनिया वाले, N2 प्लस 3H2 गिव्स यू, यहाँ अलग अलग है नंबर ऑफ मोल, यहाँ 2 है और यहाँ पे 4 है ना। वो N2O4 वाला रिएक्शन याद करो, N2O4 में क्या था, एक N2O4 था यहाँ पर और यहाँ पे 2 NO2 थे, चेंज हो रहा है। इनफैक्ट देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल डिक्रीज हुआ है कि नहीं, 4 से 2 हुआ कि नहीं, और यहाँ पे 1 से 2 हुआ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हुआ और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल डिक्रीज हुआ है फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल इंक्रीज एंड रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल डिक्रीज। समझ रहे हैं क्या? फॉरवर्ड रिएक्शन में अगर नंबर ऑफ मोल डिक्रीज हो रहा है तो बैकवर्ड में इंक्रीज होगा। अरे 2 4 दिए ना, फॉरवर्ड में 4 मोल मिलके 2 मोल दे रहे हैं और बैकवर्ड में 2 मोल मिलके 4 मोल दे रहे हैं, तो बैकवर्ड रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, फॉरवर्ड में नंबर ऑफ मोल डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। जितने नंबर ऑफ मोल उतना ज्यादा प्रेशर है ना, क्योंकि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.022 into 10 to the power 23। 4 मोल में तो और ज्यादा होंगे, 4 into एवोगाड्रोस नंबर। तो मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, मॉलिक्यूल घटेंगे तो प्रेशर घटेगा। अब देखो यहाँ पे, अगर आपने इस रिएक्शन को, अब अपन ने देखो अमोनिया का 2 चीज तो डिसाइड कर लिया, पहला बीच बीच में अमोनिया निकालना है, दूसरा बीच बीच में N2H2 डालना है, ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका अभी पढ़े, हाँ लो टेम्परेचर पे करना है। अब प्रेशर भी डिसाइड कर लेते हैं कि प्रेशर क्या रखना है, हाई प्रेशर पे करवाना है रिएक्शन की लो प्रेशर पे करवाना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, अमोनिया का प्रोडक्शन में हमें चाहिए N2 प्लस 3H2 गिव्स यू अमोनिया। अभी मत लिखो कुछ भी, अब नहीं लिख पा रहा हूँ आज का, है ना, आज का लिखना खत्म, इसको समझना ध्यान से। इसमें क्या हो रहा है ध्यान दो इधर, फॉरवर्ड रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं और बैकवर्ड रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, करेक्ट। अब अगर आपने इसका प्रेशर बढ़ाया, दोनों चीज करके देखेंगे प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, बैकवर्ड जाएगा कि फॉरवर्ड जाएगा, और प्रेशर डिक्रीज करने पे क्या होगा, फिर हम अपने हिसाब से सेट करेंगे प्रेशर, क्योंकि हमको तो अमोनिया ही चाहिए, हमको तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर करवाना है। उसके लिए प्रेशर कम लेना पड़ेगा तो कम लेंगे, ज्यादा लेना पड़ेगा तो ज्यादा लेंगे। पर प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ ना, तो अनडू इफेक्ट क्या होगा, प्रेशर
कम होना चाहिए। बताओ कौन सा डायरेक्शन में प्रेशर कम हो रहा है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में 4 से 2 हो रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, यानी कि प्रेशर कम होगा, यानी कि ये फेवर करेगा। तो क्या करेंगे अपन? हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। समझ गए क्या? और वही अगर आपने यहाँ पे प्रेशर को कम किया होता तो अंडू इफेक्ट में प्रेशर बढ़ता, और प्रेशर बढ़ता तो ये बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करता। समझ रहे हैं क्या? ये कौन से रिएक्शन की बात कर रहे हैं अपन? जिसमें फॉरवर्ड में नंबर ऑफ मोल डिक्रीज होते हैं और बैकवर्ड में नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होते हैं। अब यहां समझो, यहां वाले यह उल्टा था ना, फॉरवर्ड में इंक्रीज हो रहा था, बैकवर्ड में डिक्रीज हो रहा था। तो अब अगर आपने इसमें प्रेशर बढ़ाया होता, इसमें प्रेशर बढ़ाया होता, तो अंडू इफेक्ट मतलब प्रेशर डिक्रीज करना है। प्रेशर कब डिक्रीज हो रहा है? बैकवर्ड में। उल्टा हो रहा है यहाँ पे, समझे क्या? वहां पे हाई प्रेशर में फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर कर रहा था, यहाँ पे हाई प्रेशर में बैकवर्ड रिएक्शन फेवर कर रहा है। समझ रहे हैं क्या? तो यानी कि वो जो अपन ने फर्स्ट लाइन लिखी है वो ट्रू है ना, कि प्रेशर का इफेक्ट तभी होगा जब नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग होंगे दोनों साइड में, यानी कि डेल एन नॉट इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो हुआ तो प्रेशर का कोई ज्यादा रोल नहीं होगा हमारे गैसियस रिएक्शन में भी। Am I clear? ठीक है, इसको अपन ने आज समझ लिया है। नेक्स्ट क्लास में आते हैं सबसे पहले ये पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है। और एक और पॉइंट है जिसमें ली चैटलर का कोई रोल नहीं है, पर बाकी इन तीनों में ली चैटलर ही लगा रहे हैं अपन, है ना। एक और पॉइंट है, वो होता है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस डालने से भी हम इक्विलिब्रियम को मतलब अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।